दूसरी तरफ रावलपिंडी के रिहायशी इलाके में एक पुरताइश बंगले के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। आलिम नवाब अपने हमउम्र आदमी के साथ खड़े थे। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा हक साहब। इस मुसीबत की घड़ी में अगर आपने हमारा साथ न दिया होता तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती। चंद गाड़ियों से आलम और उनके बाकी लोग इस्लामाबाद से निकले थे। यकीन वो सीसीटीवी की नज़रों में आ गए होंगे, इसलिए वो उन गाड़ियों को यहीं पिंडी में छोड़कर पुलिस की नज़र से बचने के लिए अपने किसी दोस्त की गाड़ियां लेकर जा रहे थे। आपसे दोस्ती का ताल्लुक है और दोस्त मुसीबत के वक्त ही काम आते हैं। उन्होंने आलम के हाथ पे अपना दबाव बढ़ाया। पिंडी से आगे और अगले कई शहरों में पुलिस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आप सुकून से जाएं। इज्जतें सबकी साझी होती हैं। गाड़ियां दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थीं। बशर, सेगम, आलम और हाकिम एक ही गाड़ी में थे। लंबी लैंड क्रूज़र जिसे बशर ड्राइव कर रहा था। अगली नशिस्त पे आलम थे, पिछली पे सेगम, हाकिम और सीनियर। बाकी गाड़ियां आगे और पीछे थीं। खानदान अगर अब्दुल्ला का ऊंचा था तो सीनियर हाकिम भी किसी गिरे पड़े खानदान से नहीं थी। आज कैस को मालूम हो जाना चाहिए था वो जिस जिल्लत से उसे कैद करवा चुका था वो इतने ठाठ से शहर छोड़कर जा रही थी। शीशे के बाहर सड़क को देखते आलम की आंखें किसी गहराए नुक्ते पे जमी थी। इस्लामाबाद के जिस घर को उन्होंने दोस्त का घर बताया वो बराक हनीफ का घर था। वो गाड़ियाँ, वो नौकर चाकर, वो ठाट और वो पानी की तरह बहता हुआ पैसा, ये सब उनके लिए नया नहीं था, लेकिन उन्हें ये भी अपने लिए चाहिए था। फिर उनको अपनी सल्तनत में इजाफा चाहिए था। पुराने वक्तों की बात है बशर। सड़क को देखते हुए वो बहुत धीमे लहजे में कह रहे थे। एक आदमी था, उससे किसी घर की लड़की भेगाई थी, मगर जहां वो उसे लेकर जाना चाहता था वो सफ़र बहुत लंबा था। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास गया और उससे एक ऊँटनी मांगी। दोस्त रजामंद हो गया। उससे ऊँटनी देने के साथ साथ उसे नसीहत की कि ये ऊँटनी जब तक चलती है तब तक चलती रहेगी, मगर ये एक बार एक जगह बैठ गई तो दोबारा कई कई घंटे नहीं उठती, और ये इसकी फितरत है। इसकी नानी, इसकी माँ, उन दोनों में भी यही हामी थी। आदमी ने शुक्रिया के साथ ऊँटनी कबूल कर ली और लड़की को साथ लिए अपने सफ़र पर रवाना हो गया। बीच रास्ते में उन्होंने एक जगह कयाम किया। ऊँटनी बैठ गई। चंद मिनटों के बाद जब वो मर्द वापस आया तो ऊँटनी ने उठने के लिए सुर झंडी दिखा दी। आदमी देख सकता था कि जिस लड़की को भगा कर लाया है उसका खानदान, वो लोग अब करीब आते जा रहे हैं। उसे छड़ी मार मार कर ऊँटनी को बेहाल कर दिया, लेकिन वो टस से मस न हुई। वो उस समय शदीद परेशानी का शिकार रहा, यहाँ तक कि लड़की के खानदान ने उसे धर लिया। आंखें मूंदे बेदासो लहजे में बात करते वो जंगल की किसी सफाक जानवर की याद दिलाते थे जो कम से कम इंसान नहीं हो सकते थे। लड़की के खानदान के मर्दों ने जब उस मर्द को धर लिया तो उससे आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया। उससे जब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तब उसने एक अजीब सी ख्वाहिश की। उससे क्या ख्वाहिश की होगी ज़ेगम? ज़ेगम पूरी तरह चौंक गया। चंद में उलझी हुई नसों से उन्हें देखता रहा। शायद उससे रहम की दरख्वास्त की होगी। वो बादिक्कत बोला। उससे आखिरी ख्वाहिश ये जाहिर की कि इससे आज़ाद किया जाए ताकि वो पहली गोली उस ऊँटनी को मार सके और दूसरी गोली अपने साथ लाई हुई उस लड़की को। जानते हो वैसा क्यों कर रहा था? वो चंद लम्हे चुप रहे, फिर खुद ही कहने लगे। औरत नस्लें बनाती है और बिगाड़ती भी है। एक ऊँटनी जिसकी नानी और दादी में एक हामी थी और वो तीसरी नस्ल तक गई, और एक औरत जिसे वो भगा कर ले जा रहा था, जिसमें इज्जत और गैरत का पास नहीं, जो अपने भाई बाप की सगी नहीं, वो आगे मेरी और मेरी औलाद की सगी क्या ही होगी। औरत की जुर्रत और बेहयाई विरासत में वबा की तरह फैलती है। वबाएं सफ़ाई हस्ती से मिट जानी चाहिए, और वरासत, किसी को वरासत में बेहयाई नहीं मिलनी चाहिए। वो अटल फैसला था, कोई कहानी नहीं। आंखें मूंदे सोती हुई लड़की को इल्म नहीं था उसके लिए क्या क्या तैयार किया जा रहा था। वो क्या कहना चाह रहे थे वहाँ मौजूद हर मर्द समझ चुका था। बशर, हाकिम, सेगम, उन तीनों के चेहरों पे खामोशी थी। 7 रोज़ा जिल्लत को अगली 7 नस्लों में शामिल होते हुए नहीं देख सकते थे। इस जिल्लत को मज़ीद गले का पार वो नहीं बना सकते थे। कराची पहुँच कर देखते हैं। हाकिम नवाब का अंदाज मुबहिम था। उस गाड़ी में बैठे हर मर्द के लिए यही सबसे मुनासिब फैसला था। परसों से यही तो चला आ रहा था, गैरत के नाम पे कुछ भी। 2 रोज़ बाद इन 2 दिनों ने इस्लामाबाद का सुकून मुंतशिर करके रख दिया था। मुल्क में जगह जगह रैलियाँ निकाली जा रही थीं। बरतानवी शहरी होने के नाते मलका के मुल्क में बासी
उसके रिश्तेदारों की तरफ से भी अच्छा खासा जोर दिया जा रहा था। मुल्की और गैर मुल्की इन्फ्लुएंसर्स और स्पीकर्स अपनी करोड़ों की फॉलोइंग्स को दोगुना करने के लिए सब आंखों वाले उस मर्द के कत्ल की मसम्मत करते नजर आ रहे थे। मुख्तलिफ हैशटैग्स, मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ उसकी वीडियोस और तस्वीर ट्रेंड कर रही थी। दुनिया में रहकर जो नहीं मिलता दुनिया से जाकर मिल जाता है। कराची के इलाके कोरंगी टाउन में बना वो ट्रिपल स्टोरी घर आलम नवाब और उनके घर वालों के लिए किसी डरबे से कम नहीं था। वो हवेली के ठाट और नर्म पलंग, लंबे रकबे पे फैले सहन, यहाँ वैसा कुछ नहीं था। कबायली इलाकों में जब दो खानदानों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो अव्वल जिरगे बैठते हैं, और अगर जिरगे की बात एक हरीफ ने ना मानी तो दूसरा हरीफ उस पर चढ़ाई करता है और जिरगे के तमाम अफराद उससे फरीक के साथ देते हैं क्योंकि पहले ने हुक्म अदूली की होती है। आलम नवाब ने कबायली रवाज के मुताबिक जिरगे के फैसले को नहीं माना था। ऐसी सूरत में अगर उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द पीछे रह जाता तो अब्दुल्ला उनसे अपना इंतकाम ले सकता था, लिहाजा वो सबको यहीं ले आए। कबायली इलाकों में इसे बुज़दिली समझा जाता है। वो 2 दिन से एक कमरे में बंद थी। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, कोई उसकी शक्ल देखने का रवादार नहीं था। हाँ, अलबत्ता चचा और दादा ने उस पे हाथ ज़रूर उठाया था, उसे ताने दिए और पूरे घर के सामने उसे ऐसे-ऐसे अल्फाज कहे जिन पे वो गर्दन तक नहीं उठा सकी थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई थी जब उसकी माँ के तानों में एक का इज़ाफ़ा होता था, जब उसकी बहन के किरदार को उसके किरदार की तरह समझा जाता था। अगर कोई जहन्नुम थी तो वो यही थी, इसके अलावा कोई जहन्नुम नहीं हो सकती थी। ज़हनी अज़ियत, जिस्मानी अज़ियत, बेरूही और फटकार इंसान को मार देता है, वो भी मर रही थी। उसकी चंद ही गलतियों ने उसे कैसे जहन्नुम में लाकर भटक दिया था। नीम अंधेरे कमरे में पड़ी वो काफ़ी देर से छत को घूर रही थी। पिछले 10 दिन उसकी आंखों के आगे फिल्म की तरह घूम रहे थे। गले में पड़ा हंस वाला लॉकेट उससे मुट्ठी में दबोच रखा था। ज़हन में कोई सोचती तो सिर्फ ये कि वो कहाँ होगा। मौन दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। सीने जल्दी से उठ बैठी, खौफ से उसका वजूद कँपकपाने लगा, मगर वो थम गई जब उससे अपने सामने कूंज और अमीना बेगम को खड़े हुए देखा। वो दोनों खामोशी से उसके पास आकर बैठी, सीनिया उन्हें देखती रही। कूंज उसके अकब में थी। अम्मा ने उसकी कमीज़ का बाजू ऊपर किया, कलाई पे हथकड़ियों से जख्म बन गए थे और कलाई से ऊपर बाजू चला हुआ था। वो हाथ में लिया हुआ मरहम चुपचाप उसके बाजू पर लगाने लगी। आंखों से आंसू तवातर के साथ बह रहे थे। सीनियर चुपचाप उन्हें देखती रही, वो रो नहीं रही थी। कूंज ने उसकी कमीज जरा सी खिसकाई और फिर आंखें मीच लीं। उसकी पुष्ट पे जख्मों के निशान और दाग थे, सफ़ेद धुतिया रंगत पे हर जख्म उभर उभर कर दिखाई दे रहा था। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा, वो अब्दुल्ला झूठ बोल रहा है। काफ़ी देर बाद वो बड़ी हिम्मत से बोली, बलाज ने मुझे तलाक दे दी थी, फिर वो मुझे धमकाने लगा था और जो हो गया वो हो गया। मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बेख्तियार उससे टोका। पिछले कई दिनों से सुन रही हूँ, जैनी ने ये कर दिया, जीनी ने वो कर दिया, निकाह कर लिया, तलाक ले ली, थाने चली गई, नाक कटवा दी, इज्जत खराब कर दी। मरहम लगाते हुए उनके हाथ एक पल को थमे। एक जीनिया ने इतने बड़े नवाब खानदान के साथ क्या क्या कर दिया, अंधों को ये नहीं दिखता। निकाह किया तो बलाज ने तलाक भी तो दी, जेल गई तो अब्दुल्ला ने झूठ भी तो बांधे। उन्होंने नम होती आंखों से जीनिया के दोनों हाथ अपनी आंखों से लगाए और रोने लगी। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने किसी की इज्जत खराब नहीं की, और अगर की है तो मर्दों को चाहिए ऐसी नाजुक इज्जतें लेकर ना फिरा करे जिसे कमजोर औरत खराब कर दे। मर्दों को चाहिए कि वो अपनी औरतों को इतना एतमाद दे कि वो अपने घर के मर्दों से राज सा रखे। कोई अगर गलत है तो वो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा माहौल है। उन्होंने आगे बढ़कर बेटी को गले से लगाया। ये था वो लम्स, वो हसार जो उसे चाहिए था, जो गायब था, जो मिल रहा था। उसके बड़े बड़े नुकसान हुए थे, किसी ने उसे गले लगाकर ये नहीं कहा था सब ठीक हो जाएगा। ये काम उसकी माँ कर रही थी, ये काम माँ ही करती हैं। शफकत और नरमी उन्हीं के पास होती है। काफ़ी देर बाद वो उससे अलग हुई, उसके आंसू पूछे। सरवर का बेटा था ना वो, मेरा सरवर बहुत अच्छा था, सारे भाइयों से मुख्तलिफ। उसका बेटा कैसा था? वो अपने बाप से भी ज़्यादा अच्छा है। उससे आंखें रगड़ते हुए कहा, वो है अम्मा, वो अब भी है, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में या फिर किसी और जगह, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जिंदा है, मुझे यकीन है। वो वापस आएगा हर जंग से लड़कर।
उसका पुख्ता यकीन, उसकी आंखों का मान अमीना बेगम ठहर कर उससे देखने लगी थी। टीवी और सोशल मीडिया ये बता रहे थे कि गोली उसके दिल में लगी थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट भी यही कहती है। कोच उसकी पुष्प पे कोई मरहम लगाते हुए कह रही थी, तुम वक्त लो सैनी, लेकिन प्लीज खुद को एक बार फिर किसी चीज का कैदी मत बनाना। वो मर चुका है। अम्मा और कौन उसे तुरहम भरी नजरों से देख रहे थे। जीनिया बस उन्हें देख कर रह गई। दुनिया उसका यकीन नहीं करने वाली थी। वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। कोई उसका यकीन नहीं करेगा। कहानी के दूसरे रुख की तरफ गौर करो तो आलम नवाब के कमरे में कई मर्द जमा थे। जफर, हाकिम, सेगम और रेहान नवाब, हाकिम के सबसे छोटे भाई। सोफे पे हमेशा की तरह करोफर से बैठे आलम के आगे 3 से 4 पिस्टल्स रखी थी। उस लड़की की वजह से हमने बहुत बदनामी झेल ली है और मजीद भी झेल रहे हैं। गैरत का तकाजा है कि अब उससे जान छुड़वाई जाए। हाकिम, तुम हमारे फैसले पे राजी हो? हाकिम नवाब ने खुद को थाने में देखा। सोशल मीडिया पे अपनी बेटी की बरहना सर के साथ तस्वीर याद की। अब्दुल्ला के सामने वो घुटनों के बल बैठे उसकी आज़ादी मांग रहे थे और वो उनके मुंह पे निकाह के कागजात मार रहा था। वो तस्वीर उछाली गई जिनमें वो घुटनों के बल मेहदी के सामने उससे कमरे में बैठी थी। गुस्सा, तैश, हंसा, हर जज्बे ने अपना वार किया और उन्होंने सर झुकाकर खुद को रजामंदी देते हुए देखा। शायद अब उन्हें सब कबूल था। मुझे मंजूर है, गैरत के नाम पे कुछ भी। तुम्हें कोई एतराज है बशर? अब कि उन्होंने बशर को देखा, उसे ज़रूर एतराज़ होता, बल्कि वो हर एक से उसके लिए लड़ जाता। मगर ये वो सैनी नहीं थी जिसके साथ उसने अपना बचपन गुजारा था। ये वो थी जिससे उसे 1.5 साल धोखे में रखा, जिससे अपनी मर्जी से निकाह किया, जिससे तलाक ली, जिससे अब्दुल्ला के साथ ताल्लुक़ रखा, जो उसके मना करने के बावजूद अब्दुल्ला से मिलने गई, जिसकी वजह से वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खाता रहा, जिसकी वजह से अब वो पहले की तरह सर उठाकर नहीं जी सकता था। इज्जत और गैरत पे सब कुर्बान। मंजूर है, गैरत के नाम पे कुछ भी, लेकिन मुझे कुछ वक्त दें। वो मेरी बहन है, मैं उसका वारिस हूँ। वो खानदान को दोबारा नजर नहीं आएगी। वो सीनियर हाकिम के वारिस से और वो दोनों राजी थे कि उससे कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ये वो लड़की थी जिसकी वजह से उनकी इज्जत खराब हुई थी और उसके मरते ही इज्जत वापस आ जाती। लोग उन्हें फ़ख्र से देखते, उनकी बात करते। बशर उठकर चला गया। उसके तेवर बदले हुए थे। आलम ने एक बंदूक उठाकर सेगम की झोली में फेंकी। वो निगाहें उठाकर उलझन से उन्हें देखे गया। तुम्हारा भाई उसकी वजह से कत्ल हुआ। तुम्हारे खानदान का शराजा उस लड़की ने बिखेर दिया। अपने भाई के बाद वो तुम्हारी गैरत है। अगर तुम में वाकई गैरत है तो तुम उसे मार कराओ, वरना मैं ये समझूंगा एक नवासा मर गया और दूसरे की गैरत मर गई। वो कबायली मर्द था। खानदान और गैरत हर शय से पहले थी। कोई उसकी गैरत को ललकारे तो खून में उबाल उठा ही करता है। वो पिस्तौल उठा चुका था। वो भारी थी, मगर जो जिल्लत उसने एक औरत की वजह से उठाई थी वो भी हल्की नहीं थी। जब इज्जत जिल्लत औरत से जुड़ी है तो फिर मर्द किस गैरत से सर उठाकर चलता है, कोई उससे पूछ कर बताए। इस्लामाबाद पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां कराची शहर की हदूद में दाखिल हो चुकी थीं। उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में वरियाम और कैस भी थे। रोनियत से टांग पर टांग जमाए, आंखों में फतह का खुमार लिए वो गर्दन उठाए हुए बैठा था और बेचैनी अनका हो चुकी थी। वो लम्हा जिसमें उसे जीने की मौजूदगी का इल्म हुआ था, वही लम्हा उसकी हयात था। गाड़ी चलाते हुए वरियाम के चेहरे पर कुछ बेचैन कर देने वाला था। लोकेशन ट्रेस करता हुआ वो नुक्ता उससे गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। क्या लगता है वरियाम, इस बार तुम कातला को पकड़ लोगे या फिर वो एक बार तुम जैसे घाक आदमी से भाग जाएगी? पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी कम्बीर साहब। मुस्तकबिल के बारे में तो काहिन भी हदशात का शिकार रहे हैं। मैं तो फिर एक आम आदमी हूँ। कैसे महसूस अंदाज से गर्दन हिलाई, फिर थोड़ी खुजाते हुए नादानी से उसे देखा। वैसे वो सड़क देखी थी मैंने। हमला हुआ था ना, लेकिन बुलेट्स के शेल्स नहीं थे वहाँ। गाड़ियों के निशान भी नहीं। समझ नहीं आई हमला हुआ कैसे, गाड़ियाँ कहाँ से आईं कहाँ गईं। हादसे के बाद बारिश हो गई थी, गाड़ियों के निशान मिट गए होंगे और बुलेट्स के शेल वो इमानत के तौर पर अपने साथ ले गई होगी, है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि मैंने अपने फर्ज से बेवफाई करके एक मुलजिमा को भगा दिया? उसकी आवाज़ बुलंद हुई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा है क्या? और अगर है तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। उस लड़की की सलाहियत से मैं वाकिफ हूँ। अच्छे हाजिर समझदार मर्द को अकल से पैदल कर सकती है।
वरयाम के हाथ की नसें उभर आईं। वो सबकी गाड़ी चलाता रहा। अपने मोबाइल पे वो बार बार बशर का नंबर मिला रहा था, जो मुसलसल पावर ऑफ बता रहा था। कैस इसको नंबर मिलाते हुए देख चुका था। वो मुस्कुराया। हमारे यहाँ जब इलाका छोड़ देते हैं तो नंबर भी बदल देते हैं। वरयाम ने गर्दन फेर कर उसे देखा, यूं जैसे वो उसे कच्चा चबा लेना चाहता हूँ। तुम्हारे जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए बता रहा हूँ। कंधे उचकाए वरयाम ऊन की खून पी कर रह गया। गैस घुटने पे उंगलियों के जरिए म्यूजिक बजा रहा था, साथ साथ गुनगुना रहा था। खुली खिड़की से आती हवा उसके बाल उड़ा रही थी। वो मसरूर था। वो उसे दोबारा देखेगा, ये ख्याल उसे किसी और जहां में पहुंचाए देता था। वो एक बार फिर उसके आगे झुकेगी, कुरंगी के उस घर में वापस आऊं। सीने टाप कर खिड़कियां खोलते वक्त की कैद से चंद कोस दूर उस नीम अंधेरे कमरे में किसी ने मुकम्मल रोशनी कर दी थी। कमरे पे खड़ा वो मर्द हाकिम नवाब था। उनके पीछे सेगम और सफ़र थे। उनके चेहरे किसी अनहोनी का पता देते थे। वो अंदर आए, जीने को खींचकर अपने साथ खड़ा किया और एक थप्पड़ उसके चेहरे पे रसी दिया। ये पहला थप्पड़ नहीं था, मगर आज जिस अंदाज से लगा था, जीनिया को उससे ज़्यादा तकलीफ कभी नहीं हुई थी। हाकिम बच्ची है, वो गलती हो गई, माफ़ कर दे। अमीना बीच में आ गई, जिन्हें उन्होंने धक्का देकर एक तरफ हटाया। बच्ची नहीं, बेगैरत है। और बेगैरत औरतों के लिए एक ही सजा है, बदकार औरतों की यही सजा होती है। और बदकार मर्दों की सजा क्या है? जख्मी चेहरे वाली लड़की आज पहली बार अपने बाप के आगे बोली थी। शराफत खत्म थी तो फिर कमीनगी ही सही, और कमीनगी में उसका कोई सानी कब था? आपने तो 3 बच्चों के होते हुए किसी गैर औरत से ताल्लुक रखा था। आपको कोई हिसाब क्यों नहीं हुआ? घर की किसी माँ बहन बेटी ने उठकर आपको ऐसे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? वो हलक के बल हिस्सानी अंदाज में चीख रही थी। उसका लहजा बुलंद था और हलक के बल चीख रही थी। सफर ने आगे बढ़कर बेदर पे थप्पड़ उसके चेहरे पे दे मारे। वो गिर गई मगर चुप नहीं हुई। उसके हाथ बराबर चल रहे थे। वो धक्के मारकर उन्हें खुद से हटा रही थी। उस वक्त कहाँ थे इस खानदान के गैरतमंद मर्द, जब आप मेरी माँ को धोखा दे रहे थे? मैंने जो किया है अब्बा, आपकी वजह से किया है। जो थे वो आप थे, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो रो रही थी, बिलख रही थी, हाथों से अपना बचाव कर रही थी। मैंने तुम्हारी शादी करवाई थी, मैंने तुम्हें इस बदकारी पे नहीं डाला था, बेहया। और शादी के बाद क्या किया? मेरी खबर रखी, मेरे शोहर को हक सिखाया। बल्कि जब मैं आपके पास उसकी शिकायत लेकर आई, तब आपने कहा निभा करो। मैं क्यों निभा करूं जब वो बुरा है? आपने अब्बा, आपने मेरे अंदर इतना ट्रॉमा भर दिया कि मैंने सब छुपाया। मैं क्या बताती और कैसे बताती, जब आपने मेरा यकीन नहीं किया था? मेरी बर्बादी की जिम्मेदार आप है, क्योंकि आपने मेरी तरबियत नहीं की थी। सफ़र उसे उसी तरह बोलते हुए छोड़ हामते हुए कालियाँ निकालते हुए बाहर निकल गए। वो एक बार फिर किसी जख्मी शेरनी की तरह उठ खड़ी हुई। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको अडोर किया, आपसे मोहब्बत की, आपको अपना समझा, लेकिन आपने हमेशा मुझे जलील किया, मुझे छोड़ा। आपने हमेशा यही किया अब्बा। आपने मुझे एक बुरी लड़की बनाया, एक झूठी और मक्कार बनाया। बाप सुतून होते हैं, और आपने कभी भी मेरा सुतून नहीं बनना चाहा। आपसे बचपन में कुछ। अमीना बस रोई जा रही थी। कूंज एक कोने में शल खड़ी थी और हाकिम उसे सुन रहे थे। दरवाजे पे खड़ा सेगम भी बस उसे सुन रहा था। बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे साथ यही किया, हम सबके साथ यही किया। हमारा बचपन, जवानी, सब आपने मुझसे किया, क्योंकि आपने हमारी तरबियत नहीं की अब्बा। आपने कभी बैठकर नहीं सुना सही क्या गलत क्या। बस आप सही, हम गलत। हमारे सामने हमारी माँ को मारते रहे, फिर कैसे आकर आपको बताती कि भलाज ने मुझे मारा है, मुझे तलाक दी है, दूसरी शादी कर ली है, और अब वो वापस आकर हलाला करना चाहता है। मैं आपको क्या बताती अब्बा, जब आपने कभी मुझे नहीं सुना। आपने मेरी बुनियादें कच्ची छोड़ी, मुझे खोखला किया, मेरी हिम्मत नहीं बंधाई। आप बाप नहीं हैं, बाप आप जैसे नहीं होते। वो बोलते बोलते थक गई, गला दुख गया, आंसू तक खुश्क हो गए, मगर कई सालों की भड़ास निकल आई थी। वो बामुश्किल उठी और उनके करीब आकर रुकी। उसकी सुर्ख आंखों में गर्व था और जख्म भी। इस पूरे घर में सिर्फ मैं थी जो आपसे मोहब्बत करती थी। उंगली से सीने पे दस्तक दी। बाकी सबका आपके साथ मजबूरी का ताल्लुक था। और आज मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आज से मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है अब्बा। आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, मैं आपको अपना बाप नहीं मानती। और मैं दुआ करूँगी अल्लाह आप जैसा बाप किसी और को ना दे, ताकि किसी और को सीनिया हाकिम ना बनना पड़े।
हाकिम ने अब की उससे नहीं मारा। अगला थप्पड़ उसे खानदान के किसी और मर्द से पड़ा था। जवाबन सीने ने उसकी कुव्वत और तेज से उससे थप्पड़ दे मारा था जो उसके मर्दाना अना पर लगा था। अगले चंद लम्हात टूटे बिखरे थे। सफ़र और उनका दामाद सीने को घसीटते हुए बाहर ले गए। खानदान की सारी औरतें सहन में जमा थीं और वो दोनों मर्द बेदर्दी से उसे पीट रहे थे। ये वो सज़ा थी जो हर औरत को दी जाती जो खानदानी इक़्तिदार का पास सरकती। ये थी वो सज़ा जो इस मुल्क के कई घरों में हर औरत को किसी भी ज़रा सी गलती पे झेलनी पड़ती है। अमीना बेगम ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा, मगर उन्हें अपने ही ससुर की तरफ से थप्पड़ रसीद हुए थे। गूंज एक कोने में खड़ी थर-थर काँप रही थी और ये वो लम्हा था जब उससे अपने ही दादा को बेगम के हाथ में पिस्तौल थमाते हुए देखा। वो सांस नहीं ले सकी। दादा उससे कुछ कह रहे थे। वो मर्द था और उसे हौसला दिया जा रहा था। वो ये कत्ल कर देता तो उसे गैरत के तमगे दिए जाते। उसकी नज़र गूंज की तरफ उठी। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। चार मर्दों के दिलाए हौसले एक पल में भुरभुरी दीवार की माने ढह गए। वो एक लड़की, उसका एक इनकार। बेगम मीर ने खुद को दुनिया का सबसे बेबस मर्द महसूस किया। उसके हाथों से हर कुव्वत सल्ब हो गई। वो उसे कैसे इनकार कर देता। अमीना हाकिम की मिन्नतें कर रही थीं। वो चुपचाप खड़े थे। बेगैरत औलाद के लिए वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, या खामोशी की वजह कोई और थी। जफ़र उसे खींचकर उठाते हुए बाहर ले जा रहे थे। दस्तूर आज एक बार फिर दोहराया जाने वाला था। गैरत के नाम पे एक और कत्ल, एक और हेडलाइन और बस। लंबी गाड़ी में उसके हाथ पैर बांधकर उसे पिछली नशिस्त पर बिठाया गया। वो सुन और शल थी कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी। उसके अपने चचा या उसके कज़न के हाथों गाड़ी चलती रही और जहाँ आकर वो रुकी वो समंदर था। कराची का ठाठे मारता समंदर रात के उस पिछले पहर खामोश था। गाड़ी की पिछली सीट से बेगम उसे खींच कर निकाल रहा था। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उसका बाजू जख्मी था। तकलीफ के मारे वो घुटा-घुटा चीख रही थी। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वो लड़की 7 रोज़ा रिमांड से गुजर कर आई है। मर्द का गुस्सा और उसकी देखी भाली नाबीनाई हमेशा औरत को झेलनी पड़ती है, और वो झेल रही थी। जफ़र और उनका दामाद गाड़ी ज़रा फासले पर रोक कर खड़े थे। अगला मैदान बेगम ने सर करना था, क्योंकि वो वारिस था अपने भाई के कत्ल का। शहर कायद के समंदर पे हर तरफ होका आलम था। समंदर की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं। और ये वो लम्हा था जब बेगम यूसुफ मीर ने सीने हाकिम के माथे से पिस्तौल की ठंडी नाल टकराई। वो नाम आंखें लिए उसे देखती रही, बिल्कुल खामोश। निगाहों में कुछ था तो कर्ब, तुम यही डिजर्व करती थी। कल्क, रंज, आसूर्दगी, तासुफ, क्या नहीं था उसके लहजे में। वो सीने पे हाथ रखे हुए पीछे हो रहे थे। आंखों के आगे धुंधलाहट बढ़ती जा रही थी। सीने में कोई बेहद नुकीली शय खुप गई थी। उनकी बेटी को उनके सामने ले जाया गया था। वो कैसे जाने दे सकते थे? कैसे बाप थे वो? सजा, मार, यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जान से मार देना वो उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने लरज़ते कदमों से खुद को सीने तय करते हुए देखा। आंखें जाने क्यों चल रही थीं। ऊपर बने कमरों की तरफ चले आए और एक कोने में रखे टेलीफोन स्टैंड के सामने बैठ गए थे। उन्होंने कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाया और कान से लगाया। कॉल नहीं मिल रही थी। वो फ़ोन मिलाते रहे। दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। हाकिम नवाब की आंखें गीली थीं। कितना अरसा बाद पत्थर में दरार पड़ी थी। राब्ता मिल गया। दूसरी तरफ बशर था। वो किसी शोर शराबे वाली जगह पे था। वो फ़ोन पे हेलो हेलो कर रहा था। अल्फाज हाकिम के गले में अटक कर रह गए थे और किसी कीमत बाहर आने को तैयार नहीं थे। हेलो, बात तो करो, कौन है? बशर, घर आ जाओ। उन्होंने तोड़ तोड़ कर 3 अल्फाज अदा किए। सदर बाजार में किसी छोटी दुकान के बाहर रखे खोखे पे एक आदमी के सामने बैठा बशर हाकिम ठहर गया। आंखों की पुतलियां जामिद हो गईं। घर आ जाओ जल्दी, उन्होंने दोहराया और वो चाय का कप नीचे रख गया। चेहरा ऐसे सफ़ेद हुआ जैसे किसी ने चूना फेर दिया हो। वो जहनी को ले गए हैं और मैंने जाने दिया। सदर के रश में लोगों के दरमियान रास्ता बनाते वो फ़ोन कान से लगाए अंधाधुंध भाग रहा था। किसी ने बशर हाकिम के सीने में कुछ दे मारा था। तकलीफ सी तकलीफ थी। कॉल कट गई। वो किसी बस में सवार हुआ था, फिर किसी रिक्शा में सवार हुआ। तुम सारे इल्ज़ाम अब्बा को देते रहे हो। तुम अब्बा से कितने मुख्तलिफ हो दा। उसकी आंखों में आंखें डालकर गूंज उससे कह रही थी, ये उस रात का जिक्र है जिस रात मेहदी गंभीर का कत्ल हुआ था। मैं अब्बा जैसा हूँ।
मैं अगर अब्बा जैसा होता तो तुम दोनों की टांगें तोड़कर तुम्हें घर बिठाता, ना कि तुम्हें यूं अपनी मनमानियां करने देता। वो तुम खुद को मुख्तलिफ दिखाने के लिए करते हो, वरना तुम अंदर से वही हो, कानून का कच्चा और इंतकामी। अब्दुल्ला की बात सुनकर तुमने मान लिया वो झूठी है, ये नहीं पूछा वो कैसी है, उससे ये किया है कि नहीं। तुम बस जज करते हो, अपनी तरफ से फैसले सुनाते हो। अगर अब्बा ने औलाद को नहीं समझा तो ये तकल्लुफ तुमने भी नहीं किया। वो जब घर आया सहन हाली था, मगर वहाँ ऐसा सन्नाटा था जो बता रहा था चंद मिनट कबल वहाँ क्या हुआ होगा। उससे खड़े खड़े कई आवाज़ें थीं। खौफ था कि क्या उस सैनिक के नाम की आवाज़ भी नहीं दे रहा था। क्या होता अगर पलटकर कोई जवाब ना आता। ज़्यादा से ज़्यादा उसका दिल बैठ जाता। वो सीने फैलांगता दूसरी मंजिल पर वाक़या अपने कमरे की तरफ आया। उसकी नज़र आईने पे पड़ी और वो ठटक गया। उरूज गहरे सुर्ख रंग का लिबास पहने आईने के आगे खड़ी अपने बाल खोल रही थी। बशर को देखकर मुस्कुराई। उसका अंदाज अजीब था। तुम कहते थे ना, जाने वालों पे सब्र करते हैं, वावेला छोड़ देना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए, है ना। वो अंदर आया, उसकी आंखों में वहशत थी। ज़ैनी कहाँ है अरूज? अब्बा कहाँ है? मेरा मासूम भाई, मेरे बाप जैसा भाई, और तुम्हारी बहन की वजह से मारा गया। उससे अब्दुल्ला ने तुम्हारी बहन की वजह से मारा। आज उसका इंसाफ होगा। खुश हूं मैं, बहुत खुश। तुम मुझे खुश देखना चाहते थे ना। ज़ैनी कहाँ है? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ ज़ैनी कहाँ है? वो आगे आया और बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया और उसकी आंखें गहरी निशानी थी। सदमे ने उसे पागल कर दिया था। जब वो मरेगी तब मुझे बहुत सुकून आएगा, मेरे भाई की रूह को भी सुकून आएगा। मैं बहुत खुश हूँ, उसे मर ही जाना चाहिए। बशर पीछे होकर हाथ सर के बालों में फंसाए यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगा। वो बेरहमी से लब काटने लगा। घर की औरत से बात निकलवाने का उससे अपने घर में एक ही तरीका देखा था, हाथ उठाना। वो वापस उरूज तक आया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। कहाँ है वो? मुझे बताओ, प्लीज़ बताओ। मेरी बहन है वो, मुझे जानने का हक है। मुझे भी जानने का हक है। मुझे बताओ, मेरे भाई की लाश कहाँ है। मैं बताऊं? कहानी में एक फर्द का इजाफा हुआ। खुले दरवाजे से कोई अंदर आया था। उसका रोया रोया चेहरा, मुतवर्रम आंखें। बशर ने बेख्तियार उसे देखा। मुझे पता है वो कहाँ है। वो तेजी से उसकी तरफ आया। कहाँ है वो? अगर तुमने इसे बताने की कोशिश की तो मैं नाना को सब बताऊंगी। उरूज फुनकारी। बशर किसी जख्मी शेर की तरह उसकी तरफ मुड़ा। अगर आज तुमने मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे का दरवाज़ा खोला या इस चौखट के बाहर गई या फिर तुमने किसी के सामने कुछ कहा तो मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। वो अपनी जगह पे जामत हो गई। बशर की कही को मजाक समझने की गलती वो कर ही नहीं सकती थी। वो कूंज से कुछ पूछ रहा था, फिर कूंज ने उससे कोई नंबर मिलाते हुए देखा। वो उससे गम का नंबर था और बशर दीवाना वार उसका नंबर मिलाया जा रहा था। वो कराची जैसे शहर में उससे कहाँ ढूंढता। ओ खुदाया, वो लोगों के इस समंदर में उससे कहाँ से खोज कर लाता। अब्बा दुरुस्त है, औरत नाशुक्री होती है। तुम दोनों ने मेरे दिए मान की कदर नहीं की। उसके लहजे में जहर था। तुमने तो कभी ग्रो किया ही नहीं अदा। तुम वहीं के वहीं हो। बाहर से खुद को चाहे जितना बदल लो, तुम अंदर से बिल्कुल वैसे हो जैसे अब्बा। तुम हाकिम नवाब की कार्बन कॉपी हो। तुम सिर्फ और सिर्फ बाहर से बदले, अंदर से तुम वही हो, बिल्कुल वही। तुम उसे सजा दे रहे हो, ठीक है, दो, लेकिन एक बेटा जरूर पैदा करना, ताकि कल अगर तुम्हारी बेटी कोई गलती करे तो उसे मारने वाले को मौजूद होना चाहिए। वो उसे वक्ते चकते छोड़कर कमरे से निकल गया था, लेकिन ये अल्फाज कभी उसके दिमाग से नहीं निकल सके। मैं कॉल करूं? झिझक कर पूछा। बशर ने उसे देखा, फिर दुपट्टे के हाले में छुपे उसके मोबाइल को और गहरी सांस भर कर रह गया। कूंज ने अपना मोबाइल निकाला और सेगम के नंबर पे कॉल की। वो जो 7 बादशाहियाँ रद्द कर सकता था, उसे उस कॉल को रद्द नहीं किया। यूं जैसे जंग के एन दरमियान किसी सिपाही ने तलवार छोड़ महबूब के खत लिखने को कलम चुन लिया हो। कॉल उठाकर उससे बशर को मोबाइल दिया। वो उससे वक्त मांग रहा था, वो उससे रुकने को कह रहा था, बस 5 मिनट की भीख मांग रहा था। बशर हाकिम कभी इतना मजबूर नहीं हुआ था। वो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। उससे मोबाइल कान से उतारा। उरूज भराई हुई आंखों से उसे देख रही थी। तुमने मेरी इज्जत नहीं की। तुम्हें रास नहीं आई? उससे के अंदाज में कहता वो कमरे में वापस आया। दराज से अपनी पिस्टल निकाली, कुछ बुलेट्स निकाल कर जेब में रखी और कुछ पिस्तौल में भरी और बाहर निकलने लगा। जब उरूज ने एक बार फिर उससे पुकारा, तुम भी उसे मारना चाहते थे, तुम भी यही चाहते थे, फिर अब ये तब्दीली क्यों? मुझसे गलत किया है। मैं उससे नाराज़ हूँ। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पर हाँ, उसकी वजह से मेरी इज्जत पे खुर्फ आया है। तुम सब अच्छों के दरमियान, हाँ, मेरी बहन बुरी थी, लेकिन मैं उसे तुम सबसे दूर भेज रहा हूँ, जहाँ
उस पे किसी का साया नहीं पड़ेगा, ना झूंबे उस बुरी का, लेकिन वो मरेगी नहीं, मैं मरने नहीं दूंगा। वो कहकर चला गया। गूंज उसके पीछे गई। सीनू की दाईं तरफ बने कमरे में हाकिम अब भी उस फोन स्टैंड के पास बैठे थे। बशर ने देखा और उन्होंने बशर को, वो आज भी कमज़ोर मर्द थे, बाप भाइयों के सामने बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। बशर का सबसे बड़ा खौफ आज ख़त्म हो गया। वो हाकिम नवाब नहीं था, वो एक अच्छा मर्द था, मुहाफिज मर्द। वो अपने बाप जैसा नहीं था, वो बरतर था। उन पे एक दुर्गम भरी नज़र डालता हो गया। उस शख्स से किस किस शय का हिसाब लेता, जैसे ज़िंदगी के हर बाप में हसारे भरे थे। वीराने में खामोशी बोल रही थी। रस्सियों के साथ बंधी हुई लड़की उसकी आंखों में देख रही थी। सेम के हाथों की गिरफ्त पिस्तौल पे सख्त थी। वो गुलाबी पड़ती आंखों से सीनिया को देख रहा था। पिस्तौल अब भी उसके माथे पे थी। तुम मुझे नहीं मार सकते सेगम। उसका लहजा बैठा हुआ था मगर गर्दन उठी हुई थी। वो अपनी ज़िंदगी पे हार मानने को तैयार नहीं थी। वजह कोई मेरी गंभीर नहीं था, वजह कोई सीएसएस का पर्चा नहीं था, वजह वो खुद और उसकी आती जाती सांस थी। जीनिया ज़िंदगी पे हार नहीं मान सकती थी। तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, तुमने हमारे खानदान को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मर गया। वो रोने लगा था। आंखों में ऐसा दुख था कि लामान पिस्तौल वाला हाथ लरस रहा था। तुम्हारे भाई का कत्ल नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहा है और उसे इस झूठ पर भी कोई सजा नहीं देगा। तुम्हारे भाई की कातिल रिवायतें हैं, मैंने कुछ नहीं किया। वो उसकी आंखों में आंखें डाले गर्दन सीधी किए कह रही थी। जरा फासले पे खड़े पहरा देते उसके चचा बस किसी फायर के सुनने को बेताब थे। यानी तुम नहीं मानोगी कि तुम गलत हो, तुम नहीं मानोगी। तुमने जीनिया, तुमने हदें तोड़ी। अपनी कामयाबी के चक्कर में तुमने कितने गलत काम किए तुम जानती हो। अपने बाप के दिए हुए ट्रॉमा से तुमने हम सबको कितना जख्मी किया, तुमने कभी नहीं माना। वो चीखने लगा था। उसके हाथ अब पिस्तौल पे कांप रहे थे। तुमने हम सबको कितने बुरे तरीके से तोड़ा है तुम जानती हो, और अब भी तुम में इतने गट्स है कि तुम ये कह सको कि तुम गलत नहीं हो। मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते। ये ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने दी है, तुम मुझसे छीन नहीं सकते। तुम्हें नहीं छीननी चाहिए। ये मेरी ज़िंदगी है। मेरे मरने से तुम्हारी या इस खानदान की इज्जत वापस नहीं आ जाएगी। मेरे मरने से दुनिया से सारी बुराई ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो भी ये ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने दी है। तुम मुझसे तौबा और माफ़ी का हक नहीं छीन सकते। उसके चेहरे पर यासियत थी, आंखें खुश थीं। वो रो रो कर अब थक चुकी थी। जेगम लब भींचे सख्त नफरत से उसे देख रहा था। मुझे मारने से तुम्हारा भाई वापस नहीं आएगा। मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। हाँ, सिवाय इसके तुम्हारे हाथों पे किसी बेगुनाह का खून आ जाएगा। फिर तुम भी मेरे जितने गुनाहगार हो जाओगे, या फिर तुम खुद को मारोगे। बेगुनाह नहीं बदकार। वो घुर्राया। उसके 22 साल दिमाग में जो फीड किया गया था वो सब दोहरा रहा था। रवायात कितनों को कातिल बनाएंगी, कितनों को बर्बाद करेंगी और कितनों को तौबा के मौके दिए बगैर तबाह करेंगी। कहाँ हैं वो 3 लोग जो मुझ पे गवाह हैं मेरी बदकारी के? और अगर वो नहीं है तो मैं कहती हूँ कि मैं पाक हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। उसे 3 बार दोहराया। अब तुम बताओ, कहाँ हैं वो लोग जो मुझ पे गवाह होंगे? क्या अब्दुल्ला 3 बार ये कहेगा? और अगर कहेगा तो क्या तुम उसका यकीन करोगे? बागोल तुम्हारे, वो तुम्हारे भाई का कातिल है, तुम कातिल का यकीन करोगे? जीनिया आगे आई। सेगम का बंदूक वाला हाथ बेदम होकर पहलू में गिरा। मैं अगर बुरी हूँ तो मुझे अच्छी बनने की मोहलत चाहिए। अगर गुनाहगार हूँ तो मुझे तौबा का हक है। अगर मैंने ज़िंदगी में गलत काम किए हैं तो ये ज़िंदगी मुझे अल्लाह ने दी है, तुम इससे नहीं छीन सकते। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं रोज़ से महशर तुमसे हिसाब लूँगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका। गीली रेत पे सर हाथों में गिराए वो पंजों के बाद शिकस्त छोड़ती से बैठ गया। वो थक गया था। इस खानदान का हर फर्द इसी तरह थका हुआ था। हर एक को खानदान ने मुख्तलिफ मौत मारा था। ये क्या हो रहा है? ये क्या बन गए हैं हम? वो रोने लगा, बेख्तियार बेबस सा। मैं एक इंसान को मारने के लिए तैयार हूँ। तुम, मैं, बशर, हम सब कहाँ आ गए हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ? और अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो ये लोग, ये रवायात मुझे जीने नहीं देंगी। मेरा भाई, मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? जीनिया उससे करीब बैठी।
बिल्कुल उसी की तरह उसकी आंखों में एक बार फिर चमक थी, सर्वाइवर की चमक। तुम मुझे बाजू में गोली मारो, तुम्हारे कपड़ों पे खून लगेगा, वहां खड़े चाचू और जुल्फकार फायर की आवाज़ सुनकर यकीन कर लेंगे। तुम मारो मुझे। उससे बड़ी दीदा दलेरी से अपना बाजू आगे किया। सेगम उसे देख कर रह गया। मुझे मारो सेगम, प्लीज मारो। मैं नहीं मार सकता। मैं कैसे मार सकता हूँ? वो पीछे होने लगा बेयकीनी से। और अगर मैं मार भी दूँ तो कुछ नहीं होगा। वो जाहिल लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, वो यहाँ आ जाएंगे। मेरे पास हल है। आधा मुल्क उसका दुश्मन था, कुचहरी में उस पे केस चल रहा था। वो कत्ल की एफआईआर में नामजद थी, 7 रोज़ा रिमांड काट कर आई थी और इस वक्त भी वो जीना चाहती थी। वो खुद पे अपनी ज़िंदगी पे हार नहीं मान रही थी। क्या औरत थी वो, इस वक्त भी उसके पास हल थे। क्या शय थी वो। कूंज को कॉल करके कहो, वो चचा से कहे ये घर पे पुलिस आई है और उसी वक्त तुम मुझे गोली मारना। तुम्हारे कपड़ों पे लगा खून ही काफी होगा। तुम मारो मुझे प्लीज, ये हम दोनों की बका है। तुम अकेली गोली लगने के बाद यहाँ करोगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो फटी हुई आवाज से चिल्लाया। मैं देख लूंगी, तुम गोली मारो। उसे दुपट्टा मुंह में डाला, आंखें बंद की और उसका बंदूक वाला हाथ अपने बाजू पे रखा। चंद लम्हे बीते, चंद सातें गुजरी और सेगम ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ कपकपा रहे थे, वो रो रहा था। उससे बंदूक उठाई और उसके बाजू का निशाना लिया और फिर ट्रिगर दबाया गया। लोहे का आग में लिपटा हुआ वो जरा उसके बाजू को चीर गया था। उसकी सारी चीखें अंदर ही अंदर दब गई। खून पल पल बह रहा था। वो गिर पड़ी और बाकायदा दर्द से तड़प रही थी। आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। ये मौत थी, ये जहन्नुम थी। सेगम की कमीज की झोली और सीने पे खून के धब्बे लगे थे। सेगम ने अगले 2 फायर गीली रेत पे किए। वो सीने को दर्द से तड़पते देख खुद भी बेबसी से रो रहा था। वो भी नाम मछली की माने तड़प रही थी। उसके सारे बाजू में आग लग गई थी। दूसरी तरफ चंद पल बाद गाड़ी से टेक लगाकर खड़े सफ़र का मोबाइल बजा। वो मोबाइल कान से लगा गया और उसी वक्त फायर हुआ था। फिर अगले 2 फायर। वो परेशान हुए क्योंकि घर पे पुलिस आ गई थी। वो खुश भी हुए क्योंकि वो बेगैरत लड़की अब उनके खानदान का हिस्सा नहीं थी। इज्जतें बच गईं, खानदान से बुराई खत्म हो गई, सब ठीक हो गया। अब दुनिया की सारी बुराई खत्म हो गई थी। वो उतर कर नीचे उस वीरानी की तरफ जाने लगे, मगर सेगम पिस्तौल हाथ में लिए उसी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसकी आंखें गैर इंसानी थीं और चेहरा सपाट। जफर ने उसका कंधा थपका। उसकी कमीज पे लगे वो खून के ताज़ा धब्बे फखर से देखे। उसी पल वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। बशर तेजी से गाड़ी से बाहर आया। उसकी यहाँ नजर उस मिलकजे अंधेरे में भी सेगम की सफ़ेद कमीज पे लगे हुए वो खून देख सकती थी। वो आगे आया। उसके चचा ने उसके कंधे पे हाथ रखकर थपथपाया और आगे बढ़ गए। उन्हें घर जाना था। बशर उनका हाथ झटककर सेगम की तरफ आया। उसकी आंखों में खून था, जुनून और वहशत थी। वहाँ फिक्र और जुनून भी था। जैनी कहाँ है? जहाँ उसे होना चाहिए था, वो यही डिजर्व करती थी। अल्फाज से किसी सा बशर चलकर खाक हो गया। उससे अदनातुन उसे उसी की पिस्तौल छीनकर उसके दस्ते से मारना शुरू किया। सफ़र, हक और वो अपनी गाड़ी में बैठकर तब तक घर के लिए निकल गए थे और बशर बस उसे मारता रहा। उसकी आंखें लहू छलका रही थीं। उसके अंदाज में जुनूनियत थी। मेरी बहन कहाँ है? तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो? मेरी जैनी कहाँ है? वो उसे सड़क पर गिराए पीट रहा था। सेगम का चेहरा लहूलुहान हो गया था और बशर वो कुछ समझने से कासिर था कि उसकी जान निकल गई थी या निकल रही थी। वो पागल हो रहा था या हो चुका था। क्या उससे सैनी को खो दिया था? क्या उससे अपनी बहन को खो दिया था? और उसके आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। बशर, अदा कराते हुए नकाहत सदा आवाज से वो रुक गया। उसके जिस्म में खींचा हुआ सांस वापस सुंडेल दिया गया। उसने सेगम को छोड़ दिया। वो खून थूकने लगा था। बशर उस ओर जा रहा था जहाँ से आवाज़ आई थी। उसे देखा वो रेत के ढेर पे घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गुलाबी रंग की कमीज होनलूदा थी। वो रो रही थी। उसके चेहरे पे ताज़ा जख्म थे, थप्पड़ थे। वो घुटनों के बल उसके पास बैठा। वो बिल्कुल उसी तरह रो रहा था जैसे वो रोई थी। वो गोली उसे अपने सीने में लगती महसूस हुई। समंदर के पानी में वो दोनों भीग रहे थे। उसे सीने का माथा चूमा, फिर हाथ चूमे और फिर उसे जोर से सख्ती से खुद में भींच लिया। वो कैसी जहन्नुम से गुजर कर आया था, ये बस वही जानता था। वो क्या क्या देख आया था,
ये उसे मालूम था। अपने बाजू में सख्ती से उसे भींचे वो हर उस गैरत पे लानत भेज रहा था जो घर की औरतों को कत्ल करवाए। ये हर उस मर्द के मुंह पे तमाचा था जो गलियों में खड़ी बच्चियों का हरास करता है, क्योंकि उसे मालूम है उसके इल्ज़ाम पे उस बच्चे का भाई बाप यकीन कर लेगा। उसका ज़ख्मी माथा बार बार चूमते हुए उससे हर उस मर्द के मुंह पे जूता दे मारा था जो अपनी अना का बदला उस औरत के किरदार पे कीचड़ उछाल कर लेते हैं। वो उसके चेहरे से बाल हटा रहा था, उसके दर्द में उसे तसल्ली दे रहा था। वो दुनिया के एक एक मर्द को बता रहा था, गैरत औरत को कत्ल करना नहीं है, गैरत उससे ढांप लेना है। हर असल मर्द को ये काम आना चाहिए। उसे ये काम आता था क्योंकि उससे ये सीखा था, क्योंकि वो वक्त रहते वापस आ गया था, क्योंकि वो मुहाफिज मर्द था, मसहालत जो नहीं। वो बशर था, हाकिम नवाब नहीं। बाज़ दफ़ा अल्फाज हकीकत कैसे बन जाते हैं इंसान खुद भी समझने से कासिर रह जाता है। घर के बाहर वाकई पुलिस थी। सिंध पुलिस की 3 से 4 गाड़ियाँ और बजते हुए सायरन। लोग खिड़कियों और छतों से बाहर झांकने लगे थे। घर के अंदर औरतें बेतरह परेशान हुई और मर्द हौस भागता हुए थे। खवातीन एहलकार और कुछ मर्द एहलकार घर के अंदर दाखिल हुए। हर शय उलट पुलट कर रख दी। एक हाई प्रोफाइल केस जिसकी वजह से उसके सीनियर से उनकी जान खा रखी थी, वो उसकी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। सारी औरतों को एक कमरे में बंद किए एक औरत उनसे पूछगिछ कर रही थी। मोबाइल सब कर लिए गए थे। सीनिया हाकिम कहाँ है, किसके साथ है और उसे कहाँ छुपा कर रखा है? लेडी एहलकार उनके सर पे खड़ी चीख रही थी। साथ खड़ी बाकी दो ने भी सख्ती से यही सुसाई किया था। उसी पल कोच के मोबाइल में कोई मैसेज आया। वो सेकंड का मैसेज था। खातून ने चैट खोली। वहाँ कोच की तरफ से कॉल्स और मैसेजेस की भरमार थी। आखिरी मैसेज भी उससे सीनिया के बारे में पूछा था। हम नाना के गुलशन वाले घर जा रहे हैं, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। खातून मुस्कुराई और दांत देने वाली नजरों से कोच को देखा। वो अपने मोबाइल लेने के लिए कोशिश करने लगी मगर देर हो चुकी थी। अपनी लोकेशन भेजो, खातून ने लिखकर भेजा। जवाबी पैगाम जल्दी आया था। तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं आता ना, ये लो। साथ उससे लोकेशन भेज दी थी। जेगम जिसे कपल्स की लड़ाई समझ रहा था वो जंग अजीम में तब्दील होने वाली थी और उससे इल्म भी नहीं था। खातून कमरे से बाहर निकल गई और लोकेशन अपने अफसर को थमाई। वो मुस्कुराया जैसे उस कामयाबी से खुश हुआ हो। लोकेशन यहाँ से एक पंछी की मानंद सफ़र करती हुई गई और वरियाम बेग के साथ उसके साथी अफसर के मोबाइल पे चमकी। उस्मान नामी वो अफसर मुस्कुराया और वही लोकेशन गैस के मोबाइल पे भी भेजी। उनके साथ कराची पुलिस से दिलावर भी था। लोकेशन उससे भी मिली। वो हरकत करती हुई गाड़ी देख सकते थे। गैस भी उस सब नुक्ते को देख रहा था। वो बस उससे चंद मिनट की दूरी पे था, सिर्फ चंद मिनट, और वो उसे दोबारा देख सकेगा। कहानी के दूसरे पहलू पे नजर डाला तो सेगम ने लोकेशन भेजकर मोबाइल सीट पे डाला और एक बार फिर आइस पैक से चेहरा साफ करने लगा। बशर पिछले निश्चित पे सीनियर के साथ बैठा हुआ था। उसके बाजू के गिर्द उसी का दुपट्टा सख्ती से बांध रखा था। खून को रोकने की नाकाम कोशिश वो दर्द से थोड़ी हो रही थी। कुछ देर के लिए अपनी चैटिंग बंद करो और गाड़ी चलाओ। बशर को रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था। सेगम ने लब खींच कर सब किया। एक तरफ वो बहन, दूसरी तरफ ये भाई। घर की चाबी है तुम्हारे पास, और वो चौकीदार फोन करके नाना को बताएगा नहीं? बदकिस्मती से मैं इस खानदान का वली अहद हूँ। इस घर में दादा के 3 घरों की चाबियां कराची आते ही मुझे मिल गई थी। उससे बोलकर सीनिया को देखा। वो दर्द बर्दाश्त कर रही थी और इस किस कमाल से कर रही थी। घर पहुंचकर मैं कोई डॉक्टर बुलवाता हूँ और बस चंद घंटों की बात है। मैं सुबह तुम्हें पोर्ट छोड़ाऊंगा। वहाँ अब्बा और मेरा एक जानने वाला है, वो तुम्हें शहर के दूसरे हिस्से पहुंचा देगा। तुम कुछ दिन वहाँ रहना, फिर मैं तुम्हें कहीं और अच्छी जगह शिफ्ट करवा दूंगा। तुमने डरना नहीं है, वो फैमिली बहुत अच्छी है और सेफ भी। सीनिया जानती थी पुलिस उस स्टेट के खिलाफ जाकर उससे बना देने वाली फैमिली कैसी होगी, और ये बशर से उसकी चंद आखिरी मुलाकातों में से एक मुलाकात थी। वो आज के बाद मुर्दा होगी, वो सब जानती थी, मगर वो सब सरवाइव करने के लिए तैयार थी। बस उसे मरना नहीं था, बस गिव अप नहीं। वो उभर कर दोबारा सामने आ जाएगी, बस मौत नहीं। कुछ देर बाद वो तीनों एक घर के अंदर मौजूद थे। उससे घर कम बंगला कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इस वक्त वो तीनों घर के लाउंज में मौजूद थे। सीनिया की बाजू से खून पल पल कर बह रहा था और बशर उसे इस हालत में छोड़कर किसी सूरत वापस नहीं जा सकता था, मगर उसका वापस जाना ज़रूरी था। इसने कहा और तुमने गोली चला दी, वो भी अंधों की तरह। अगर ध्यान रखते तो बस गोली को छूकर गुजरना भी काफी था। बशर सेगम पे बिगड़ा, साथ उसके हाथ पे कोई कपड़ा बांधने लगा। वो हाथ लगाने पे और बुलंद आवाज से रोने लगती थी।
मैं कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं रोज रात को लड़कियों पे गोलियां चलाता रहता हूँ? वो चक्कर काटते हुए रुका। मुझे घर जाना चाहिए अब, वरना देर हो जाएगी और उनको शक हो जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं साथ चलूंगा, मुझ पे भी शक होगा, पता है मुझे। वुड खड़ा हुआ, पोर्च में खड़ी गाड़ी तक गया और एक छोटा सा बैग लाकर सीनियर के कदमों में रखा और उसमें से कुछ सामान निकाल निकाल कर उसके सामने रखे। छुरी, पिस्तौल, मुख्तलिफ औजार, पेट्रोल का छोटा बड़ा डब्बा, तेजाब की बोतल, आखिर में एक छोटा सा कैमरा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ओके? मेरी गैर मौजूदगी में डॉक्टर आ जाएगा और तुम कोऑपरेट करोगी जैनी, ओके? बस कुछ वक्त है, फिर सब सही हो जाएगा। ये सब सामान तुम्हारे काम आएगा। अपनी हिफाजत करना सीखो। खून बह जाने से अब उसकी आंखें खुनूदगी में जाने लगी थी। चेहरा सर्द पड़ गया था और होंठ खुश्क थे। बशर ने पानी के गिलास के साथ 2 पेन किलर उसकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें वो फौरन भाग गई। बस किसी सूरत उसे दर्द से आज़ादी चाहिए थी। ये 5 मिनट के अंदर तुम्हारे बाजू को सुन कर देगा। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। बंद होती आंखों से उससे बशर को जाते हुए देखा। वो गाड़ी पोर्च से निकाल रहा था। सेगम गाड़ी में बैठा। आवाज़ें मामूल से कम सुनाई दी। शायद कुछ मंजर स्किप हो गए थे, शायद तेजी से उसकी आंखों से गुजर गए थे। मगर चंद पल बाद अगली आवाज़ें बेहद तेज थी। कई गाड़ियां एक साथ आकर रुकी थीं। पुलिस, वो पुलिस थी। गाड़ियों के सायरन बंद थे, मगर वो माइक पे उससे बाहर आने को कह रहे थे। सीनियर ने अपना बाजू देखा, कुनूलूद हथेलियां देखी, गीला दामन देखा, फिर फर्श पे निगाह पड़ी। वो सुर्ख पड़ रहा था। दरवाज़ा तोड़कर कोई अंदर घुसा और यही वो लम्हा था जब पूरी ताकत मुजतमा करते उससे बैग उठाया, पेट्रोल को लॉन्च के दरवाजे पे छिड़का, आगे बढ़कर कुछ राहदारी में छिड़का। 3 से 4 सोफों पे वो माँ छिड़क रही थी। सामान जल्दी जल्दी बैग में डाला और बैग सीने से लगाया। अगले लम्हे उससे जलता हुआ लाइटर सोफों की तरफ उछाला। आग भड़क उठी। जो अंदर आता उससे पहले आग से गुजरना पड़ता। कम अज कम वो बहुत जल्दी उस तक नहीं पहुंच सकते थे। उसका बाजू सुन था, जैसे उसमें सांस ना हो। वो खुद को घसीटते हुए घर के अगले हिस्से की तरफ भागी। पुलिस की भारी नफरी अंदर आ रही थी। हर तरफ शोर और कदमों की आहट थी। सीनियर हाकिम ने अकबी दरवाज़ा खोला और मुख्तार कदम बाहर रखे। घर के बाहर भारी नफरी थी तो घर का अकबी हिस्सा खामोशी में डूबा था। दीवार के साथ लगकर बगैर चाप पैदा किए चल रही थी। अभी वो मुड़ती कि किसी ने उसकी कलाई से थाम लिया था। वो इस लम्स को पहचानती थी। सीनियर हाकिम जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। उसका सारा जिस्म साकिन पड़ गया। लॉन्ग टाइम स्टॉकर। वो मानूस लहजा, वो सरसराता लम्स। सीनिया हिल नहीं सकी। उसके बाजू से बहकर कलाई तक आता खून कैस के हाथ को भिगो रहा था। वो उसे दीवार से लगा चुका था और खुद बस उसे तकने लगा। उसके बाजू से बहता खून देखा तो अफसोस हुआ। तुमने खुद को इतना हर्ट कर लिया, मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें। उसकी आंखों की वो तशनगी, उसका छूना, उसका बोलना। वो सांस रोके खड़ी थी। तुम्हें वाकई लगा था तुम मुझसे दूर जाओगी और मैं जाने दूंगा? उसने हाथ छुड़ाने की सही की, मगर बेकार। बल्कि झपक कर देखा। हल्की सी रोशनी में वो उसके एहन सामने ही खड़ा नजर आया। उसका हाथ अपने हाथ में लिए। उसके हक में पुलिस की 3 गाड़ियां खड़ी थीं, जिनकी हेडलाइट्स अब रोशन थीं और उन दोनों पर पड़ रही थीं। गाड़ी के साथ वरियाम और सुनोबर खड़े थे। स्पीकर में गूंजती उस्मान की आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। वो सांस नहीं ले पा रही थी। तुम चोर दरवाजों की आदी थी, मुझे यकीन था तुम आज ही वही इस्तेमाल करोगी। मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह जान गया हूँ। वो पीछे हुआ, हाथ उसके हाथ में था, मगर वो पास से भी खड़ा उसे देख रहा था। उसका मुकम्मल जायजा ले रहा था। जीनिया ने वो 2 कदमों का फासला तय किया और उसके रूबरू आकर ठहरी। अंधेरे और रोशनी के इम्तिजाज में वो दोनों किसी कहानी का हिस्सा मालूम होते थे। वरियाम लब भींचे आगे आया। उसके हाथों में हथकड़ी थी। जीनिया बस गैस को देख रही थी, बस उसे। वरियाम करीब आकर रुका तो गैस से उसका हाथ छोड़ा। उसके हाथ छोड़ने की देर थी कि जीनिया ने वरियाम के हाथ से हथकड़ी ली और तेजी से उसे गैस के सर पे दे मारा। वो करा कर पीछे हुआ, दिमाग जैसे घूम कर रह गया हो। उसे सीने की कलाई वापस सख्ती से थामनी चाहिए। वो दूर हुई और एक बार फिर हथकड़ी उसके चेहरे पे मारी। अब कि उसकी आंख का निचला हिस्सा जख्मी हुआ था। वो तकलीफ के मारे पीछे हुआ। वरियाम चुपचाप खड़ा रहा। जीनिया ने अब झुककर बैग से एक छोटा कैन निकालकर ढक्कन खोला, कुछ मार नीचे छिड़का और फिर खुला हुआ कैन गाड़ी की तरफ उछाला। गैस एक ही जिसमें उस तक आया, मगर सीनिया तब तक लाइटर वरियाम की तरफ उछाल चुकी थी
कैसे सख्ती से उसकी कलाई वापस हाथ में ली और पीछे की तरफ मुड़ी। खून मजीद तेजी से बहता हुआ गैस का बाजू सुर्ख करने लगा। वो दर्द से बिलबिलाने लगी। गैस उसका बाजू मरोड़ता चला गया। उसे अपने जख्मों की परवाह नहीं थी, वो बस उसे जख्म देना चाहता था। मुझे लगा था तुम ठीक हो गई हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गर्दन अब भी बहुत ऊंची है। वो उसका बाजू मरोड़ रहा था, उसके हाथ से हथकड़ी लिए अब उसकी गर्दन में डाल रहा था। जीनिया दर्द से करा रही थी और फरिया मुताज्जिब सा उस लाइटर को देख रहा था। फिर उससे गाड़ी पे पेट्रोल की बू महसूस की और एक लम्हे के अंदर अंदर उससे सब प्रोसेस किया। उसका माथा टनका था। मैं तुमसे नहीं हारूंगी, मैं किसी से नहीं हारूंगी। आई वोंट बो डाउन। वो जख्मी शेरनी की मानिंद घुराई। फरियाम ने लाइटर का शोला जलाया, सनोबर को हाथ के इशारे से पीछे होने का कहा। वो भागकर गली से दूर गई और ये वो लम्हा था जब फरियाम ने चलता हुआ लाइटर गाड़ी के अंदर फेंका। खुद वो दूर चला गया और देखते ही देखते गाड़ी की नशीज से आंख पकड़ी। फरियाम तीनों गाड़ियों में हाथ मारकर उनके सायरन जारी कर चुका था। आग के भड़कते शोले और वो बजता सायरन गैस गंभीर जामिद सा हो गया। तुम जालिम और खुदगर्ज हो अब्दुल्ला, मुझे नफरत है तुमसे। तुम वही हो जिससे अपने बाप को मरने दिया। तुम उसे नहीं बचा सके थे ना। उसके कानों में सैर उंडेल रही थी। जीने की कलाई पे उससे गिरफ्त ढीली पड़ने लगी और फिर छूट गई। वो आज़ाद थी। फरियाम तखीर सदा और सनोबर चुप बेतासुर। जो हुआ था वो उन्हें समझ नहीं आया। घर के अंदर लगी आग के शोले भी हवा में बुलंद हुए थे। वो हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था मगर ये नहीं हुआ उससे। कुछ कहने की कोशिश की मगर जुबान तालू से जा चिपकी। माज़ी ऐसी बुरी तरह हावी हुआ था, गैस अपनी जगह पर मुंजमद हो गया। जल्दी बुझती बत्तियाँ, पुलिस की गाड़ी के सायरन और आग की बुलंद होते नारंगी शोले और उस पे सितम कि सिपा सलार गैरों की सफ में खड़ा हो गया था। गैस गंभीर को यूं लगा जैसे मैदानी जंग में सारे लश्कर उसके खिलाफ हो गए हों। आह, उसकी मलिका भी। आई एम नॉट अ प्राइज टू बी वॉन। मलका ने उससे कान के करीब खड़े होकर सरगोशी की या बेगद्दारी का पैगाम कहा, वो समझ नहीं पाया। वो जैसे बेसांस हो गया था, हाथ पहलू में गिराए पसीने से तर, आंखों में गुलाबीपन लिए उसे जाते हुए देख रहा था। वो जा रही थी या सांस जिस्म को अलविदा कह रही थी। उससे गली का मोड़ मुड़ा और वो नसों से उछल हुई। गैस घुटनों के बल ढह गया। वो हरकत करने से आ रही था। वो किसी ट्रॉमा के ज़ेर असर नहीं, वो उसके जाने से रह गया था। वो गली में अंधाधुंध भाग रही थी जब बशर कहीं से आ गया था। गली के दाम पे उससे गाड़ी खड़ी थी। सेगम ने उसके लिए दरवाज़ा खोला और वो गली उसके वजूद से खाली रह गई। गैस के लिए कुछ भी प्रोसेस करना बेहद मुश्किल था। वो बस उन सायरन्स को बजते हुए सुन रहा था और वो आग उससे वही आग अपने सीने में लगती महसूस हुई। वो कैसे उसके ट्रॉमा से खेल सकती है। गाड़ी की पिछली निश्चित पे लंबे लंबे सांस ले रही थी। बशर ने उसका बैग खोला और स्याह रंग का एक अबाया उसकी तरफ बढ़ाया। उसमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो हरकत कर पाती। बशर ने धीरे से अबाया उससे पहना दिया। उसके खूनलूद कपड़े ढक गए। वो उसके चेहरे पे स्कार्फ बांध रहा था। वो उसे तसल्लियाँ दे रहा था। जीनिया थक चुकी थी, बस बेहद थक चुकी थी। गाड़ी जहाँ आकर रुकी वो कराची की सबसे मशहूर और मसरूफ़ बंदरगाह थी। जीनिया का दिमाग मौफ हो रहा था। आवाज़ें डबल सुनाई दे रही थीं और चेहरे 3 से 4। उसके लिए जंग में मौत थी। उसे बस वही दिखाई दे रही थी। बशर उसे सहारा दिए एक बहरी जहाज़ में ले आया। वो कोई तय खाने जैसी जगह थी। बशर ने उसे बिठाया, उसे पानी पिलाया। उसका चेहरा बस गीला था। वो अब उसे सीने से लगा रहा था, कुछ कह रहा था। जीनिया नहीं सुन रही थी, उसकी समातें सुन थी। वो उसके हाथ और माथा चूमते एक उधेड़ उम्र से मर्द से कुछ कहते हुए पलट रहा था। जीनिया ने धुंधली आंखों से उसे जाते हुए देखा और फिर वो आंखें बंद हो गई। यहाँ तारीकी थी, तकलीफ ख़त्म थी, रंज से नबर्द आसमाई थी। यहाँ सब था, यहाँ सुकून था। वो सोना चाहती थी क्योंकि यहाँ दर्द था। तुमने अपने बच्चों को इस खूनसेरी में शामिल किया। मैं पुलिस को हर बात बताऊंगी। आलम नवा पुरसुकून नजरों से उन्हें देखते रहे। उनकी बीवी बीमार लाचार सी औरत रोते हुए उन्हें धमका रही थी। अब्दुल्ला को, जीनिया को, जेगम को और बशर को तुमने सबको बर्बाद किया है। मेरा खानदान तबाह किया है तुमने। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, उस बच्चे को वापस लाओ। वो औरत पलंग पे बैठे बैठे उसके सामने हाथ जोड़ गई जो वक्त का फिरौन था। हर बदकार को उसकी सजा झेलनी होती है और वो भी झेलेगी।
बदकारों के साथी और हमायतकार भी सजा झेलेंगे। तुम वही बनना चाहती हो? मैं अपने बच्चों पे अब कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी। जब आलम खुद आकर उनकी दाईं जानिब खड़े हुए, वो हाथ से उनके सीने पे मुक्के मारने लगी। नवासी के बाद अब वो एक और सदमा नहीं झेल सकती थी। बूढ़ा आदमी चंद पल बेहद खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर उनके कंधे पे हाथ रखकर उन्हें पीछे की तरफ धक्का दिया। चंद लम्हे उनके सर पर खड़े कुछ सोचते रहे, फिर फैसला कर लिया, कोई अटल फैसला। तुम अब मेरे मजीद बच्चों के कत्ल नहीं कर सकते। तुम मजीद जिंदगियां तबाह नहीं कर सकते। मैं ये नहीं करने दूंगी। तुम्हें हिसाब देना होगा। पुलिस मेरा बयान लेगी, मैं सब बताऊंगी। मैं उन्हें बताऊंगी तुम मेरी जहनी के कातिल हो। तुमने सब गलत किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारी ख्वाहिश है। पुलिस के सामने तुम्हारी जुबान खुलने से इसका बंद हो जाना बेहतर है। उन्होंने तकिया उनके मुंह पे रखा और पूरा जोर लगा दिया। आंखों में ठंडक लाताल्लुकी और सफा की थी। बूढ़ी औरत फड़फड़ा रही थी, हुर्रा रही थी। आलम नवाब आंखें बंद किए अपनी तमाम तर ताकत के साथ उनके चेहरे पे दबाव डालते गए। उनके मुंह से महज हूँ हाँ की आवाज़ से निकल रही थी। वो बेबस होने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो सहमत करती रही, यहाँ तक कि मुसम्मत थम गई, बिल्कुल साकिन। बूढ़ी औरत अब हरकत खो चुकी थी। वो पीछे हुए, चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। वो कंपोज थे। कत्ल उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं रहा था। उनकी आंखों और चेहरे पे हाथ रखकर उन्हें सुकून की नींद सुला दिया, उनके सीने तक कपड़ा डाल दिया। आंखें बेतासुर रहीं, खाली और खोखली। ये तुमने मांगा और मैंने तुम्हें कभी इनकार नहीं किया है ना। तुम्हारी मौत हमारे खानदान को कुछ वक्त दिलवा सकती है। तुम्हारी मौत बगावत को कुचल देने का अंदिया है। अब कोई लड़की जीनिया नहीं बनेगी, क्योंकि तुम जैसी बेगैरत औरतें अब नहीं हैं। सरगोशी करते हुए, उनके साकित वजूद पे एक आखिरी निगाह डालते हुए वो बाहर निकल गए। इंतकाम और गैरत के आगे ऐसी 100 औरतें कुर्बान। उसके कानों में कोई शोर पड़ा था, कोई उसका बाजू झुझोड़ रहा था। वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगी, मगर पप्पोटे बेहद भारी हो रहे थे। उससे बामुश्किल आंखें खोली। उसे अपना बाजू सुन होता महसूस हुआ, मगर वो हल्का था। वो बुलेट की चुभन अब वहाँ नहीं थी। वो उठ बैठी, उसका अबाया वहाँ नहीं था। उसी गुलाबी सूट में थी। वो बेख्तियार उठ बैठी। जगह वही थी, तहखाना नुमा, मगर वो एक गद्दे पर लेटी थी। हाथ में ड्रिप लगी थी और चेहरे पे भी कुछ था, शायद कोई मरहम। खून सूख चुका था। उसका जला हुआ बाजू कदरे कम दर्द कर रहा था। क्यों, कैसे? चंद घंटों के अंदर अंदर वो बहुत बेहतर महसूस करने लगी थी। क्या? उससे आंखें पूरी तरह खोलकर आसपास देखा। उससे उठाने वाला वही उधेड़ू मर्द था, जिसके चेहरे पे नर्म तासुर था। उसका अबाया उसकी तरफ बढ़ा रहा था। जीनिया ने थाम लिया। उससे आसपास देखा, वहाँ कई लोग थे। बाहर जाकर मैं जो भी कहूँ तुम सर हिला देना। तुम बोल नहीं सकती, कुछ घंटों के लिए याद रखना। जीनिया जवाबन खामोश रही। अबाया पहनने में वहाँ बैठी एक औरत ने उसकी मदद की। उससे हिजाब अच्छी तरह ओढ़ लिया और अब वो कई लोगों के साथ उस मर्द के पीछे चल रही थी। जहाज़ की कई राहदारियाँ तय करने के बाद वो अर्शे की तरफ आई। जीनिया आसमान को देखती, कभी हवाओं को महसूस करती। कुछ था जो बदल गया था, कुछ था जो उसको समझ में नहीं आ रहा था। और फिर उससे खुद को जहाज़ की सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा और यहाँ उसका माथा टनका था। आसपास का शोर, उस समंदर की हवाएं, वहाँ बोली अपनी लगनी चाहिए थी, बोली अनजान थी। लोग अपने लगने चाहिए थे, लोग गैर थे। सरजमीन से अपनायत महसूस होनी चाहिए थी, सरजमीन पर आई थी। आसमान सर पे होते हुए उसे अपना सर पर ना लगा। हवाएं उसका सांस रोक रही थी। समंदर के शहर से आई लड़की इस नम हवा को पहचानने से इनकारी थी। वो पथराई नसों से अपने आसपास देख रही थी। कुछ था जो इल्हाम बनकर उसके दिल पे उतरा था, वजदान बनकर उसका सुकून खारिज कर गया। वेलकम टू ढाका, बांग्लादेश, किसी ने उसके साथ खड़े आदमी से कहा और वो सांस नहीं ले सकी। जीनिया हाकिम को सारी दुनिया अपने सर पे घूमती महसूस हुई।